हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। और जो आज का टॉपिक होगा हमारा वो होगा बेसिस। आज हम बेसिस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या रिएक्शन करते हैं, क्या यूजेस हैं, कितने से कितने पीएच वैल्यू होती है, लिटमस के ऊपर क्या एक्शन है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम 10th स्टैंडर्ड के लिए जो बेस का टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द बेसिस। तो देखिए जो बेसिस होते हैं, अब इसकी अगर हम 11th में डेफिनेशन देखें, एसिड और बेस की बहुत ही वाइड डेफिनेशन होती है, बहुत ही वाइड ये कंसेप्ट है, बट वो पढ़ेंगे 11th में। अभी तक हम 10th और 10th से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाऊँगा, थोड़ा सा ऊपर 10th से। क्लियर? तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस को अब एसिड हमने पढ़ लिया, तो बेसिस को हम सिंपली एक लाइन में लिख सकते हैं कि बेसिस आर केमिकल्स। बेसिस क्या होते हैं? केमिकल्स which are opposite to acid, which are opposite to acids। ठीक है, कि जो बेसिस होते हैं वो ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के अपोजिट होते हैं। जो प्रॉपर्टीज हमने एसिड की पढ़ी थी उन मोस्टली उन सभी प्रॉपर्टीज के अपोजिट हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एसिड्स की। ऐसा नहीं है कि सारी ही प्रॉपर्टीज अपोजिट होंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह एसिड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया था, तो बेस भी करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, बट बहुत सारे जैसे लिटमस के ऊपर एक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? तो जो केमिकल सब्सटेंसेज विच आर अपोजिट टू एसिड्स आर कॉल्ड बेसिस। या फिर इसको हम इसी लाइन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेज which neutralizes acids। ठीक है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें उनको हम क्या कहते हैं? बेस। कि जो एक एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दें, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें, उन केमिकल सब्सटेंसेस को भी हम क्या कह सकते हैं? बेस। क्लियर है? उसके बाद जो बेसिस हैं वो क्या होते हैं? जनरली होते हैं आर मेटल ऑक्साइड्स। क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। साथ में होते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। उसके बाद होते हैं मेटल कार्बोनेट्स, मेटल्स कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ठीक है। तो जो मेटल्स बेसिस के एग्जांपल बताएंगे, बेसिस के एग्जांपल क्या होते हैं? मेटल के ऑक्साइड जैसे Na2O, CuO, ठीक है, PbO2, इस तरह से, या PbO। मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH, MgOH2, CaOH2, KOH, तो मेटल के हाइड्रोक्साइड। जैसे मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट में CaCO3, Na2CO3 एटसेट्रा। मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3, क्लियर है, MgHCO3, इस तरह से। तो होते हैं बेसिस के एग्जांपल। लिख भी देता हूं मैं। मेटल ऑक्साइड में जैसे Na2O, Cu2O या CuO आप लिखें, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं लेड ऑक्साइड एटसेट्रा। क्लियर? उसके बाद हम मेटल हाइड्रोक्साइड लिखें तो जैसे NaOH, KOH। उसके बाद हम लिख सकते हैं MgOH2 एटसेट्रा, मेटल के हाइड्रोक्साइड, इसमें OH लगा हो, हाइड्रोक्साइड। मेटल कार्बोनेट जैसे CaCO3, ठीक है, जैसे Na2CO3 एटसेट्रा, MgCO3, बहुत सारे हैं। बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? जैसे NaHCO3, जैसे CaHCO3 या MgHCO3, ठीक है, MgHCO3 ट्वाइस, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे बेसिस के एग्जांपल्स हो सकते हैं। Na2CO, मेटल ऑक्साइड मतलब कैटेगरी है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स। क्लियर है? बट अब इस चैप्टर के अंदर 10th स्टैंडर्ड देखिए बेसिस और भी होते हैं, जैसे लेविस बेस आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस हम पढ़ेंगे, तो वो 11th के कंसेप्ट हैं। अभी 10th के लिए हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे इनको, मेटल हाइड्रोक्साइड को।
मेटल हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। क्यों? बिकॉज आर सोल्यूबल इन वाटर, बिकॉज आर सोल्यूबल इन ए वाटर। ऐसा नहीं है कि ये बाइकार्बोनेट सोल्यूबल्स नहीं होते, जैसे मेटल के ऑक्साइड है, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, ये इनसोल्यूबल है, ये वाटर के अंदर ऐसे बेस हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। बट मेटल के हाइड्रोक्साइड जनरली वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व, सोल्यूबल इन ए वाटर, ठीक है। तो ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको कहते हैं एल्कली। चलो उसको हम नेक्स्ट डेफिनेशन बना के लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मीन्स मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिस की डेफिनेशन में आपको बहुत ज्यादा दे सकता हूं, बट बेसिस का मीनिंग मैंने आपको बताया कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज जो एसिड के अपोजिट हो या फिर जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें, ठीक है, उनको हम बेस कहते हैं। जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बताई, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हो कौन कौन सकते हैं कि मेटल के ऑक्साइड हो सकते हैं बेस, मेटल के हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, मेटल के कार्बोनेट, मेटल के बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब बात किसकी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, पढ़ेंगे किसको डिटेल के अंदर, मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर। क्यों? बिकॉज आर सोल्यूबल इन वाटर। अब वाटर के अंदर सोल्यूबल होने से क्या हुआ, देखिए अभी इसको हम लिखते हैं, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, इसको नोट कीजिए तब तक आप। वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। चलिए, तो बेसिस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें। अच्छा, कितने टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। क्या? मेटल के ऑक्साइड, मेटल के कार्बोनेट, मेटल के बाइकार्बोनेट एटसेट्रा। तो इसके अंदर जो बेसिस हैं वो हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल बेसिस। ऐसे बेस जो कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल, कॉल्ड एल्कलीज, कॉल्ड एल्कलीज। क्लियर है? वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। क्लियर है? उसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल के लिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ये सारे बेसिस ऐसे हैं कि इनको अगर वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल है, क्या हो जाएंगे, डिजोल्व। तो वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम कहते हैं एल्कलीज। क्लियर है? अब बहुत क्या सारे के सारे एल्कलीज, सारे के सारे जो सॉरी एल्कलीज नहीं, सारे के सारे बेसिस वाटर सोल्यूबल होते हैं? नहीं, मैंने अभी बताया मेटल ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। तो जो बेसिस वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलीज। और इस चैप्टर के अंदर हम सभी आगे जितनी भी बात करेंगे वो एल्कलीज की करेंगे। और भी मैं अगर आपको पर्टिकुलरली बता दूं तो मैं बताऊंगा कि मेटल की हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं हम बेसिस। तो इसको नोट कीजिए और इस बात को अपने माइंड में बैठा लीजिए कि आगे जितनी भी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो एल्कलीज की पढ़ेंगे, वाटर सोल्यूबल बेसिस की, जो कि होते हैं मेटल के हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिस डिटेल हम पढ़ते हैं। तो बेसिस की प्रॉपर्टीज को हम पढ़ के डिटेल पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं बेसिस की प्रॉपर्टी। क्या होते हैं बेसिस? बेसिस आर द सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट, which are bitter in taste। ऐसे सब्सटेंस होते हैं ये कि जो स्वाद के अंदर कड़वे होते हैं, टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं, कड़वे, है ना। जैसे एसिड्स खट्टे थे, ऐसे ही बेसिस कैसे कड़वे। तो दीज आर बिटर इन टेस्ट। आप चख के देख सकते हैं ना, घर पे साबुन रख के उसको चख के देख सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा आपको कि आप उसको चख के देखें, बट मैं बताता हूँ कि उसका जो टेस्ट है वो कैसे मिलेगा आपको, बिटर, कड़वा मिलेगा। ठीक है? आप बोलोगे सर आपने कौन सा चख के देख रखा है ना। चलिए मान लीजिए कि मैंने चख के देख रखा है। तो जो बेसिस हैं उनका टेस्ट वो कैसा होता है, बिटर। ठीक है? आप में से बहुत सारी नोटी हैं जिन्होंने नहीं छोड़ा होगा बेस को भी, है ना। लक्स खा के गोरे हो गए होंगे, हाँ, ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो विच आर बिटर इन टेस्ट। अच्छा, और क्या हो सकता है बेसिस? सोपी टू टच। सोपी टू टच मीन्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आपने देखा है, आप जब हम हाथों पे साबुन लगाते हैं और जो सोप है उसके अंदर भी बेस होता है। ठीक है? तो साबुन के लगाने से जो आपको टच मिलता है एक बिल्कुल स्मूथ, है ना, स्मूथ हो जाते हैं हैंड से, तो वो होता है सोपी। उसको बोलते हैं सोपी। तो सोपी टू टच, टच करने पर सोप साबुन के जैसे होते हैं। क्लियर है? ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट नजर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह सकते हैं हम इसके अंदर? टर्न, टर्न रेड लिटमस, रेड लिटमस कहें या फिर पर्पल लिटमस कहें। टर्न रेड लिटमस या फिर पर्पल लिटमस टू ब्लू।
अब उस लिटमस को कैसा कर देते हैं, ब्लू। बोलिए समझ आया? रेड लिटमस हो या फिर पर्पल लिटमस हो, उसके ऊपर अगर हम बेस डालेंगे तो उसको कैसा कर देगा, ब्लू। मींस अगर किसी सब्सटेंस ने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया है, फिर पर्पल लिटमस को ब्लू कर दिया, तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या है, बेस। एग्जांपल के लिए जैसे हमने रेड लिटमस लिया है, ठीक है, या फिर हमने ले लिया और हमने लिया पर्पल लिटमस, और उसके ऊपर हमने डाल दिया NaOH जो कि होता है एक बेस, तो अब ये कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू लिटमस। अब रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू। पर्पल लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू। अच्छा, NaOH के बजाय आप क्या डाल सकते हो, आप KOH डाल सकते हो, आप क्या डाल सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो, ठीक है। इन किसी का भी सॉल्यूशन या फिर इनको आप ऐड करोगे लिक्विड फॉर्म में, तो ये रेड लिटमस को या फिर पर्पल लिटमस को कैसा बना देंगे, ब्लू। क्लियर है? तो ये हमने पहले भी बात कर रखे हैं, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम, इसको नोट कीजिए। वेरी गुड, ओके। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्या प्रॉपर्टी है, प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हम बोल सकते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन वाटर, कि अगर इनको हम वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर के अंदर जाते ही ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। जैसे NaOH, ठीक है, इसको हमने डाल दिया वाटर के अंदर तो ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव एक्वस के अंदर, क्योंकि वाटर भी प्रेजेंट है, साथ में OH नेगेटिव एक्वस के अंदर। क्लियर? तो अब ये सब्सटेंस, इस सब्सटेंस ने वाटर के अंदर किसको प्रोड्यूस किया, OH नेगेटिव आयन को, हाइड्रोक्साइड आयन को, ठीक है। इसी वजह से ये क्या है, बेस। तो बेस की डेफिनेशन होती है 10th स्टैंडर्ड के अंदर, केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन, विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो OH नेगेटिव बनाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, बेस। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है जैसे KOH। KOH एक बेस है, क्यों है, KOH को अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो बनाएगा K पॉजिटिव एक्वस, साथ में OH नेगेटिव एक्वस, तो इसने भी क्या बनाया, OH नेगेटिव, तो देयरफॉर इट इज अ बेस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसको अगर हम वाटर के अंदर डालें तो बोलिए क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक्वस और साथ में 2OH नेगेटिव एक्वस, ठीक है। तो इसने भी किसको प्रोड्यूस किया, OH नेगेटिव आयंस को। तो ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर डालने के ऊपर OH नेगेटिव बना देता है तो वो क्या है, बेस। वो क्या है, बेस। अच्छा, एक एक्सेप्शन में लिख देता हूं, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये अगर वाटर के अंदर डिजोल्व होता है तो बनाता है NH4OH, सॉरी NH4 पॉजिटिव एक्वस और साथ में बनाएगा OH नेगेटिव एक्वस। अच्छा, इसको मैं स्टार से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर डिजोल्व होकर बनाता है OH नेगेटिव आयन, देयरफॉर इट इज अ बेस। अब ये बेस है, OH नेगेटिव आयन भी बनाता है, बट इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है, इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है, तो वो आपको बताना है। आप बता पाओगे तभी जब आपने इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखा है, जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो बेसिस के एग्जांपल्स बताए थे कि बेसिस के एग्जांपल कौन कौन हो सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, उनको अगर आप ध्यान से देखोगे और फिर इसको ऑब्जर्व करोगे तब आपको पता लगेगा कि इसके अंदर कुछ तो खास है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में तो मैं बताऊंगा ही, तब तक आप सोचिए कि इसके अंदर क्या खास है। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो बेसिस होते हैं वो वाटर के अंदर जाके कौन सा आयन बनाते हैं, OH नेगेटिव आयन। तो जिन केमिकल सब्सटेंस ने OH नेगेटिव बनाया उसी को हम कहेंगे क्या, बेस। तो वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं बेस की। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ने से पहले इसको हम ये नोट आउट कर लेते हैं, नोट लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं क्या, कि बेसिस हैव देयर बेसिक कैरेक्टर, देयर बेसिक
करेक्टर ड्यू टू OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, कि जैसे एसिड के अंदर एसिडिक करेक्टर H पॉजिटिव आयंस की वजह से था, उसी तरह से बेसिस के अंदर जो बेसिक करेक्टर वो किसकी वजह से है, OH नेगेटिव आयंस। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेसिस की, कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोलिए, बात क्लियर है? आप कहेंगे कि अगर हम बेसिस को, कि जैसे हमने एक बिक्कर लिया और बिक्कर के अंदर भर दिया एक्वस सॉल्यूशन, किसका, एक बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? और उसके अंदर से हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दी, 2 सिंपली कार्बन रोड लगा दी हमने, ठीक है, और उनको कर दिया हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? और हमने स्विच लगा दिया और स्विच को कर दिया ऑन, और रास्ते में कहीं लगा दिया, रास्ते में क्या, सर्किट में। क्लियर है? कहीं पे लगा दिया हमने बल्ब। तो हमने इस तरह की अरेंजमेंट की। ठीक है, एक बिकर के अंदर एक्वस NaOH किसी बेस का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और फ्लो होगा, और कहाँ से कहाँ फ्लो होता हो, इलेक्ट्रिक करंट। तो आप कहेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इस तरह से करंट फ्लो होता है। अब जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो ये बल्ब है जो ग्लो करता है, बल्ब ग्लो करता है, और ग्लोइंग ऑफ बल्ब shows that aqueous solution of base जैसे कि NaOH conducts इलेक्ट्रिसिटी। बोलिए, बात क्लियर है? तो आपके माइंड में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे इस एक्टिविटी से प्रूव होता है कि बेसिस का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो आप कहेंगे कि इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बिकर लेंगे, बिकर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे किसी बेस का, जैसे NaOH का, और हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। जैसे हम 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे, 2 कार्बन रोड डाल देंगे ग्रेफाइट की, या फिर 2 सिंपली वायर डाल देंगे। उस वायर को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और एक लगाएंगे बीच में स्विच, और साथ में कहीं लगाएंगे बल्ब। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन कर दिया, ये बल्ब ग्लो हुआ। अब ये बल्ब कब ग्लो होगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा। अब देखिए यहाँ पे सर्किट अनकम्प्लीट होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ना हो, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, इट मीन्स यहाँ से इस इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रिक करंट आया है। अब किसके थ्रू आया है, एक्वस NaOH, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, और पास वही तो प्रूव करना था। क्लियर है? तो बल्ब का ग्लो करना दिखाता है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अब रीजन क्या है, बिकॉज NaOH aqueous प्रोड्यूस आयंस, NaOH aqueous प्रोड्यूस आयंस। कौन कौन से आयंस होते हैं, NaOH बनाता है Na पॉजिटिव, साथ में OH नेगेटिव। ठीक है, तो ड्यू टू दिस आयन, ड्यू टू these ions, या these ions लिखें, due to these ions this solution conduct electricity। बोलिए, बात समझ आती है? आप कहेंगे सर समझ आती है। आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर एग्जाम के अंदर, वो ये पूछ सकता है कि प्रूव दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये एक्टिविटी इस तरह से डायग्राम बनाना होगा, वो कुछ बातें लिखनी होगी जो आपको खुद से लिखनी है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखवा दिया। क्लियर? फिर आपसे कहेगा कि वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है बेसिस का एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको बताना है कि जो बेसिस होते हैं उससे आयंस प्रोड्यूस होते हैं। बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं, Na पॉजिटिव एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस। एक्वस मैंने नहीं लिखा, आप डाल लेंगे, Na पॉजिटिव एक्वस NaOH नेगेटिव एक्वस। क्लियर है? तो उन आयंस की वजह आपको पता है,
आयंस पे क्या होता है, चार्ज, और चार्ज फ्लो होता है तो करंट बनता है। ड्यू टू दीज आयंस दिस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ड्यू टू दीज आयंस दिस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए तो आपने नोट कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो बेसिक की, वो क्या है कि पीएच वैल्यू ऑफ बेसिस इज फ्रॉम 7 to 14, फ्रॉम 7 to 14 की जो बेसिस की पीएच वैल्यू वो कहाँ से कहाँ होती है, 7 से लेके 14 तक, ठीक है, 7 to 14। तो जैसे पीएच स्केल मैंने आपको बना के दिखाया था, तो मैं हाफ पार्ट बना लेता हूँ पीएच स्केल का। यहाँ पे वैल्यू 7 है, यहाँ पे वैल्यू 14 है, ठीक है, और यहाँ पे एक वैल्यू बना लेते हैं 10.5। तो आपने पढ़ा था कि 7 से लेके 14 तक जो केमिकल सब्सटेंस जिनकी पीएच वैल्यू होती है वो होते हैं सारे के सारे बेसिस, वो सारे कैसे होते हैं, बेसिस। अब बट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होते हैं वीक बेस, और यहाँ से यहाँ तक 10.5 से 14 तक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है। तो जो बेसिस की पीएच वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ होती है, वो 7 to 14। कोई भी कैसा केमिकल सब्सटेंस जिसकी पीएच स्केल के ऊपर वैल्यू 8 आई वो क्या है, बेस। जिसकी 9 आई वो भी क्या है, बेस। जिसकी 10 आई वो भी क्या है, बेस। जिसकी 6 आई वो बेस नहीं है, वो इससे बाहर हो जाएगा, इस रेंज से क्या हो जाएगा, बाहर, तो वो एसिड है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है। तो बेसिस की पीएच वैल्यू 7 to 14। अच्छा, किसी बेस की 10.5 आई तो वो कैसा होगा, दोनों बोल सकते हैं। 11 आई स्ट्रॉन्ग बेस, 10.5 से कम आई 10 आई तो क्या हो जाएगा, वीक बेस। क्लियर है। तो ये था पीएच वैल्यू का कंसेप्ट। चलिए नोट कीजिए इसको, वेरी गुड, नोट हो गया, बहुत अच्छे। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं बेसिस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस की, जैसे कि बेसिस ड्यू टू रिएक्शन विद सम मेटल्स, ड्यू टू रिएक्शन विद सम मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कि कुछ ही मेटल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है देखिए, ड्यू टू रिएक्शन विद सम मेटल्स। जनरली जो बेसिस हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, बट कुछ पर्टिकुलर मेटल्स होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, अगर मैं जिंक के साथ रिएक्ट करवाऊं, कैसा है ये, एक्वस, जिंक के साथ रिएक्ट करूं तो बनता है सोडियम जिंकेट, और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये क्या है, ये है सोडियम जिंकेट, जिंक और सोडियम का साल्ट, ठीक है। मीन्स बेस ड्यू टू रिएक्शन विद मेटल फॉर्म मेटल साल्ट, साथ में हाइड्रोजन गैस, बट विद सम मेटल्स, जैसे जिंक। अच्छा, एक एग्जांपल और होता है इसका, एल्यूमिनियम। अच्छा, रिएक्ट करते हैं किसके साथ है, एल्यूमिनियम के साथ, बनता क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस, अच्छा, ये क्या है, यह है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर है। मीन्स जो बेसिस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिए कि बेसिस ड्यू टू रिएक्शन विद सम मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करके, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी हम पढ़ेंगे 7th यूनिट केमिस्ट्री, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड। चलिए इसको नोट कीजिए, वेरी गुड, नोट हो गया है। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं बेसिस की, वो प्रॉपर्टी क्या है, दैट प्रॉपर्टी इज बेसिस रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, है ना, कि बेसिस reacts with acids to form salt and water,
टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ऑल बेसिस, सारे के सारे बेसिस सभी एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं कि एक तरफ एसिड ले लिया, दूसरी तरफ बेस ले लिया, और रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, साल्ट या फिर न्यूट्रल आप कहीं, साथ में बनेगा वाटर, साथ में बनेगा वाटर। जैसे एसिड हमने ले लिया HCl, बेस हमने ले लिया NaOH, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, NaCl और साथ में वाटर, क्या बनता है, NaCl साथ में वाटर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 को रिएक्ट करवाते हैं हम किसी दूसरे बेस के साथ, मान लीजिए KOH, दूसरा हमने बेस ले लिया। अच्छा, क्या बनेगा फिर से, पोटासियम सल्फेट K2SO4, साथ में बनेगा क्या, वाटर। ठीक है, देखिए फिर से एसिड बेस, मेटल साल्ट वाटर, एसिड बेस, मेटल साल्ट वाटर। क्लियर है? तो ये इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब इस रिएक्शन से थोड़ी बहुत हीट बाहर निकलती है ना। इसके हम प्रोडक्ट साइड में लिख सकते हैं यहाँ पे हीट। क्लियर? क्योंकि हीट बाहर निकलती है। मैं आपको एसिड के कंसेप्ट के अंदर शायद मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नोट कीजिए इसको। वेरी गुड, आपने नोट कर लिया है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है बेस की? नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सर क्या, कि जो बेसिस होते हैं, बेसिस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड। बेसिस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोनेट्स, या टू फॉर्म सीधा लिखा आप साल्ट, क्योंकि ये तो अलग अलग हो सकता है। टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। जैसे बेसिस हमने ले लिए, जैसे हमने मान लिया बेस, और यहाँ पे हम मानते हैं नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट, और साथ में बनेगा वाटर, साथ में बनेगा वाटर। ठीक है, चलिए अब बेस जैसे हमने मान लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड हमने मान लिया CO2, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Na2CO3, और साथ में बनेगा वाटर, साथ में बनेगा वाटर। देखिए क्या किया, ये बेस है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है क्या, CO2 कार्बन, नॉन मेटल है, और उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब जो कंपाउंड बना वो बना नॉन मेटल का ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बनता क्या है, साल्ट, मेटल का साल्ट, सोडियम कार्बोनेट, साथ में बनता है वाटर, साथ में क्या बनता है, वाटर। क्लियर है? चलिए अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे मान लिया हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ, तो बनेगा क्या, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और साथ में बनता है वाटर, साथ में बनता है वाटर। फिर से बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड, साल्ट प्लस वाटर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम बता सकते हैं, बट समझाने के लिए 2 एग्जांपल बहुत है। चलिए नोट कीजिए इसको। वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छी। चलिए अब क्या और कोई प्रॉपर्टी बचती है? नहीं, और कोई भी प्रॉपर्टी बेसिस की नहीं बचती है जो हमारे को 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़नी होती है। तो ये थे बेस। ठीक है, कैसे होते हैं बेस, क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेस की। हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बेस की। तो चलिए पढ़ते हैं बेसिस की टाइप्स। अच्छा चलिए 1 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगे, मैं मार्कर के लिए अंदर एक डाल लेता हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं टाइप्स। तो टाइप्स क्या होंगे बेसिस के? फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड वन इज वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अच्छा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, विच
एसिड की तरह विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर, या फिर कहें इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। जो बेस कंप्लीटली टूट जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उस बेस को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और जो बेस पार्शियली विच कंप्लीट पार्शियली डिसोसिएट, partially dissociate in water और aqueous solution, ऐसे बेस को हम कहेंगे वीक बेस। जैसे जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या नहीं पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है पोटासियम प्लस में OH नेगेटिव। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH टूट जाता है Na पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव। अच्छा, दोनों तरफ एक्वस एक्वस लगा लीजिएगा। इस तरफ वीक बेस जो पार्शियली डिसोसिएट होगा, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो अमोनियम प्लस में OH नेगेटिव, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयन प्लस में OH नेगेटिव। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2OH नेगेटिव। अच्छा, इसको हम इस तरह से बना देते हैं कि दोबारा से टूट तो जाते हैं बट दोबारा से ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं। क्लियर है? मैंने एसिड के केस के अंदर इसका कंसेप्ट आपको बताया था कि मैंने क्यों लगाया। क्लियर है? तो ऐसे बेस जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ऐसे बेस को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसेज and which do not completely dissociate are called weak base. For example, ammonium hydroxide, calcium hydroxide। ठीक है? जनरली जो मेटल्स रिएक्टिव होती हैं, आपको मैंने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पढ़ा दी है, उसके अंदर आपको पता लग जाता है कि कौन सी मेटल्स रिएक्टिव हैं। जो ऊपर मेटल्स प्रेजेंट है वो सारी रिएक्टिव हैं, जैसे पोटासियम, सोडियम। ठीक है? उनके हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। और जो दूसरी मेटल्स हैं जो नीचे हैं, जैसे कॉपर है, या फिर जैसे हम कहें ये जो अपनी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अब वो नीचे थोड़ी सी नीचे हैं, कम रिएक्टिव है, तो उनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो वीक बेस होंगे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। अब ये लेस OH नेगेटिव आयंस, ये ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस बनाएंगे, वो कम OH नेगेटिव, क्योंकि ये ज़्यादा टूटेंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं pH वैल्यू। जो pH वैल्यू है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए 10.5 to 14। यहाँ पे क्या हो जाएगी pH वैल्यू? यहाँ पे pH वैल्यू हो जाएगी सर 7 to 10.5, 7 to 10.5। क्लियर है? 7 to 10.5 तो pH वैल्यू होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं? बोलिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये कैसे होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? चलिए इस पॉइंट को मैं मार्क करता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको चेक करता हूँ। मैंने एसिड के केस में आपको समझाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, या फिर इसको मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बजाय मैंने बेटर यूज किया होगा कि बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वीक के लिए मैंने बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा क्यों है कि स्ट्रॉन्ग बेस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट? वाई? इसका रीजन आपको कमेंट के अंदर बताना है। क्लियर? क्योंकि मैं एसिड के अंदर एक्सप्लेन कर चुका, सेम टू सेम होगा। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल तो मैंने लिख ही रखे हैं, KOH एंड NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है? तो ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इनसे बैड कंडक्टर है। देखिए, वैसे बैड कंडक्टर नहीं कहता मैं कहता हूँ कंपैरिजन में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? अब इन दोनों का रीजन आपको बताना है कि ये गुड कंडक्टर क्यों है, ये बैड कंडक्टर क्यों है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है। क्लियर है? तो ये थे दो टाइप के बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए स्ट्रॉन्ग बेस, जो पार्शियली थोड़ा सा डिसोसिएट हो वो वीक बेस।
अब कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे तो ज़्यादा OH नेगेटिव बनाएंगे, थोड़े से डिसोसिएट होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होंगे तो कम OH नेगेटिव बनाएंगे। अब ये कम टूटे इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये ज़्यादा टूटे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो कम टूटे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कम टूटे तो जो आयंस है वो भी कम बने, मैंने ही आंसर बता दिया ना। चलो आयंस हैं वो कम बने और गुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के, वो बैड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। उसके बाद पीएच वैल्यू उनकी कितने से कितने उनकी और कुछ एग्जांपल्स क्लियर है। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेसिस, क्लियर है। चलिए उसके बाद हम पढ़ लेते हैं यूजेज कि बेस के यूजेज क्या होते हैं, बेस के यूजेज क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अच्छा, बेस के जो यूजेज हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे बेस के हम पढ़ते हैं अब यूजेज। यूजेज हम जैसे अपना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgO2 एक बेस है यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसको बनाने में यूज होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और जो कि होता है क्या, एक एंटासिड, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, आगे हम बात करेंगे एंटी एसिड इन्हें किन्हें कहा जाता है, एंटासिड किन्हें कहा जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एंटी एसिड्स, ठीक है। तो एंटासिड्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो किससे बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, जो अपने इनडाइजेशन को क्योर करने के लिए, ठीक है। एसिडिटी हो जाती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं, एसिडिटी दूर हो जाती है, क्लियर। इनो के अंदर होता है जैसे। अच्छा, और जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये यूज होता है सोप बनाने में, ठीक है। अच्छा, ये यूज होता है NaCl बनाने में। अच्छा, ये यूज होता है वही पेपर बनाने में। ये यूज होता है रेयन बनाने में, एक आर्टिफिशियल फाइबर आप 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आए हैं, ठीक है। इस तरह से एक्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा NaOH का हम और यूज भी लिख सकते हैं। एक होता है CaOH, CO2, ये किसके अंदर यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये यूज होता है किसके अंदर, इन फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर एटसेट्रा, पेपर डाई एटसेट्रा, बहुत सारे पेंट। तो इन सभी के अंदर बनाने के अंदर यूज होते हैं बेसिस। कुछ एग्जांपल्स मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल्स आपको बताए हैं, ऐसा नहीं है कि और सारे बेसिस नहीं है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है हमारे जो घर में, जिसको हम हाउस होल्ड अमोनिया बोलते हैं, जिसको हम टॉयलेट क्लीनर होते हैं, उनके अंदर बेसिस प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो बहुत सारे सोप्स के अंदर बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हमने देखे बेसिस के यूजेस, उससे पहले बेसिस की टाइप और उससे पहले बेसिस की प्रॉपर्टीज, बेसिस की डेफिनेशन, क्लियर है। तो आई होप जो बेस का कंसेप्ट वो आपको समझ आया है, अच्छा कंसेप्ट आपको लगा होगा, क्लियर है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप, कोई ऐसा इंडिकेटर है आपके पास जो एसिड की पीएच वैल्यू बता दे। अभी तक हमने ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं पढ़ा है, तो अब इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्या कोई ऐसा इंडिकेटर है जो बेस की पीएच वैल्यू भी बता दे, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सेफ रहें, और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को